नमस्कार। एक हमारी खास पेशकश जाती है भारत के रक्षक। और एक दिन मैं और सीएमडी साहब कुछ डिस्कस ही कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर पे क्या करें। सारे न्यूज चैनल क्राइम कवरेज वगैरह सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन ही प्लान्ड आउट कि कैसे हम भारत के रक्षक पे एक स्पेशल शो करते हैं, और उसी के तहत आज हमने ये वाला सेशन भी प्लान किया है। तो अभी जितने भी मेरे साथ यहाँ पर भारत के रक्षक मौजूद हैं, उन सबके लिए सबसे पहले जय हिंद। जय हिंद। अरे दिल्ली पुलिस में बहुत दम है। जय हिंद। दैट्स इट। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का वेलकम करती हूं। और शशांक जी, सबसे पहले यंग डायनेमिक ऑफिसर, दिल्ली पुलिस में कितनी तब्दीलियां देखने को मिलती है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब लॉ एंड ऑर्डर की अलग स्थितियां हुआ करती थी और अब अलग हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात अगर आप ले लीजिए या फिर आप लॉ एंड ऑर्डर की ले लीजिए, तो किस तरीके से आपको अब जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? मैम, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और बचपन से ही दिल्ली में ही पढ़ता हूँ। जब स्कूल हुआ या कॉलेज भी हुआ, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और बचपन से हम देखते आ रहे हैं, इट्स ए कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आप ना कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आती हैं, जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग्स इम्प्रूव होती हैं, जैसे हमारे जो जवान हैं और हमारे जो ऑफिसर्स हैं और हम सभी लोगों की जो हर साल हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे योगा भी हम अपनी ट्रेनिंग्स में इंक्लूड करते हैं। हम फायरिंग और जो हमारी एसेंशियल्स हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। हमारे जो जैसा, क्योंकि हम पब्लिक से डील करते हैं, हम रोज ट्रैफिक वाले हों या फिर हमारे पुलिस के जो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं वो ऑफिसर्स हों, हम सब रोज पब्लिक से डील करते हैं। तो पब्लिक मैनेजमेंट स्किल्स, किस तरह से बात करनी है, 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे बड़े बड़े अरेंजमेंट्स हम निकालते हैं। पार्लियामेंट सेशन भी चलते हैं और भी चीज़ें चलती हैं। क्यों? रोज हमें इंटरेक्ट करना होता है। वी आर हेयर टू फैसिलिटेट, एट द सेम टाइम वी हैव टू बी फर्म, बट एट द सेम टाइम हमें आपकी चीज़ों को फैसिलिटेट भी करना है। तो ये चीज़ करते करते मैंने देखा है कि पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे सर्विस में भी, और उससे पहले आई वॉज वर्किंग विद ए प्राइवेट कंपनी ऑल्सो आफ्टर माई IIM। सो मैंने ये देखा है कि हम ना कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तब भी बहुत अच्छे से मेंटेन होती थी चीज़ें, है ना, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का भी सहारा, जैसे कि अब ट्रैफिक में हम ITMS प्रोजेक्ट और हम लोग बहुत एडवांस जैसे कैमराज हैं हमारे, OSVD RLVD कैमराज हैं ट्रैफिक में। तो अब उसमें कैमरा से हम जो रॉन्ग साइड डिटेक्शन भी कर पा रहे हैं और मल्टीपल चलानिंग कर पा रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट आप कर पा रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस है वो सब चीजें। चलान से एक बात मुझको याद आई, वहां पे जो इतने सारे मेरे बंधु बैठे हुए हैं, सारे भाई बैठे हैं ट्रैफिक पुलिस के, ये लोगों की समस्या है और ये जूझते भी हैं, और कई सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स और दर्शक भी मेरे साथ जो मौजूद हैं। अक्सर ट्रैफिक वायलेशन हो जाता है और ट्रैफिक पुलिस बड़ी विनम्रता के साथ डील करती है। कई बार हार्शनेस भी देखने को मिल जाती है। कई बार बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो कि हमने खुद भी कवर कभी करे हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ बड़ी बेअदबी हो जाती है। वो सिर्फ यही तो कहते हैं कि आप ट्रैफिक रूल्स का, नियम का पालन करें, लेकिन उसके बावजूद भी बहसबाजी और प्रेशर आना, चालान माफ कर दीजिए साहब, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, कैसे डील करते हैं। और कई बार इन्हीं सब लोगों के पास जो है, वो कहते हैं अधिकारी से फोन करा देते हैं, पॉलिटिशियन से फोन करा देते हैं, कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये लोग ऑन रोड उस समस्या से जूझते हैं। मैम, सबसे पहले सबको ये समझना होगा कि वो लोग जो काम कर रहे हैं ना जी, जो आपको रोकते हैं, आपको टोकते हैं, आपका चालान भी करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि आप सेफली अपने घर पे पहुंच जाओ। मैं अभी कुछ डेटा भी मेरे पास है, और मतलब मैं नॉर्मली भी अगर देखें तो कौन से चालान ज्यादा हो रहे हैं? आप विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और रेड लाइट वॉलेशन, इन सब चीजों से आपकी जान को खतरा है। आप घर से निकले हैं, आपने सोचा 2 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे, आप पहुंच ही ना पाए क्योंकि आप ट्रैफिक का वायलेशन कर रहे हैं। सामने से तो वो अपनी स्पीड से आ रहे हैं और आप रेड लाइट को वायलेट करके जा रहे हैं या ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। कोई सामने कुछ भी आ सकता है, उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो हम लोग अपनी जान को जोखिम में, आपने देखा होगा लोग ड्राइव कर देते हैं, हमारे लोग बोनट के ऊपर उनको घसीटते हुए ले जाते हैं। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये जो व्यक्ति खड़े हैं ये आपके लिए ही खड़े हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, खड़े रहेंगे, इनको तो सैलरी मिल रही है अपनी, लेकिन ये आपके लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ये अगर कोई भी व्यक्ति आता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर को अगर बाधित करने की कोशिश करता है और अगर वो उससे जूझते हैं, लड़ते हैं,
तो हमारे कई सारे जवान शहीद भी होते हैं, घायल भी होते हैं, वो आपके लिए ही होते हैं। तो आप खुद सोचिए, हम जब तैयारी करते थे, उसके बाद जब ट्रेनिंग भी थी, तो एक पिलियन प्रिंसिपल होता है। पिलियन प्रिंसिपल 8 के हिसाब से पुलिस इज पब्लिक, पब्लिक इज पुलिस। आपको वैसी पुलिस मिलती है जैसी पब्लिक है आपकी, क्योंकि हम लोग आपके घर से ही आते हैं। मतलब मेरे फादर पुलिस में नहीं थे, लेकिन मैंने प्रिपरेशन करी, मैं यहाँ पे आ गया और मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। इसी तरह ये लोग भी आपकी सेवा कर रहे हैं और ये आपके परिवार के ही लोग हैं। तो आपकी सेवा के लिए, आपको सेफली घर पहुंचाने के लिए ये काम करते हैं। प्लीज ये ध्यान में रखिएगा। तो मुझे लगता है आप सब लोगों के लिए भी और मेरी जनता के लिए भी, आप सब सुरक्षित है, क्योंकि सड़क पर, सरहद पर एक जवान मुस्तैदी से तैनात है। आपने बार बार ट्रेनिंग की बात करी है, तो यहाँ पर अब सवाल जो है जितेंद्र सर पे जाता है मेरा। लेकिन सबसे पहले ये भी बताऊंगी कि गूगल पे ने बड़ा सर्च किया जाता है और ये इंटरनेट सेंसेशन भी है। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी फिटनेस के साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आप एक जवान तैयार करते हैं, क्योंकि बहुत कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। जी, सर्वप्रथम आपको मैं दूसरे सालगिरह के लिए धन्यवाद देता हूं, आपकी टीम को। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा कि बार बार हमसे पूछा जाता है कि प्रशिक्षण में आप नया क्या करना चाहते हैं जी, तो मेरा सबसे बड़ा जो जोर होता है, जो जब से मैं यहाँ आया हूँ, संवेदनशीलता बढ़ाने की बात बार बार की जाती है। तो हम कहीं न कहीं अपने जो ट्रेनिंग स्टाफ है उसमें ये कोशिश करते हैं कि मानवीयता का अंग उसमें जोड़ा जाए। मैं एक शेर से उनको बताना चाहता हूं कि ऐसी हमारी फीलिंग होनी चाहिए कि खुदा मेरी आंखों को दे दे समंदर, फकत आंसुओं से न मेरा गुजारा, और कहीं कोई बेबस बहाता है आंसू, यहां भीग जाता है दामन हमारा। तो हम अपना दामन ऐसा करें जो एक पीड़ित के दर्द से तर हो, नम हो। जहां हम टेक्निक सिखाते हैं, जहां हम उन्हें टफनेस सिखाते हैं, वहीं हम कोशिश करते हैं कि मानवीयता भी उनके अंदर जोड़ी जाए, जिसकी शिकायत अक्सर जनता को होती है। कई बार हमारा जवान कठिन परिस्थितियों में काम करता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते कितनी विषम परिस्थितियों में वो काम करता है। जब जून के महीने में धूप में खड़े होकर 12 घंटे से ट्रैफिक के जवान हमारे हैं, इतने पोल्यूशन में खड़े होकर काम करते हैं। कई बार आदमी परिस्थितियों से भी उसके व्यवहार पे अंतर आता है, लेकिन फिर भी विषम परिस्थितियों में भी हम अच्छे हों, हम जनता के लिए मिसाल बने। मैं फिर एक शेर सुनाता हूं कि इत्र लगाने से तो मुर्दे भी महक उठते हैं, इत्र लगाने से तो मुर्दे भी महक उठते हैं, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए। तो मैं कोशिश करता हूं कि हमारे जवान ऐसा किरदार बनाएं समाज के लिए, ऐसा आईना बने कि लोग उनकी मिसाल दें। दिल्ली पुलिस अपने आप में एक अगर फोर्स है, दिल्ली पूरे इंडिया की या वर्ल्ड की। तो हम अपने जवानों को, आप देखिए नया लॉ अभी बदला है जी, उसमें भी ये बात यही की गई है, दंड की जगह न्याय को जोड़ दिया गया है कि न्याय को हम प्रधान बनाएंगे, न्याय पे काम करेंगे। तो हम अपने जवानों को आजकल खासकर बहुत चैलेंज है कि नए कानूनों के बारे में बताना, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसके साथ साथ नए नए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लॉ आ रहे हैं, नए नए स्टैंडिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन सारी चीजों को कंपाइल करके अपने जवानों तक ये बात पहुंचाना। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाती है कि जैसे अब हमारे नए कानून आ गए हैं, तो यहाँ पर आपसे ही पर्टिकुलर सवाल है, आप एकेडमी को हेड कर रहे हैं, किस तरीके के मॉड्यूल्स अब इंट्रोड्यूस किए गए हैं? क्योंकि मैं अगर बात करूं पुलिसिंग की, तो मैंने अपने आप में भी काफी चेंजेस देखे हैं, इतना टाइम लंबा स्पैन रहा है। पहले ट्रेडिशनल पुलिसिंग हुआ करती थी, ट्रेडिशनल क्राइम हुआ करता था, हम उसी तरीके से एक्टिव पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन उसी तरीके से होती थी। लेकिन अब एकदम से हम सब लोग साइबर एरा में जी रहे हैं और यहाँ पर टेक्नोलॉजी का, जैसे भी शशांक जी ने भी बताया कि नई नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं। हमारे साइबर क्रिमिनल्स ले लीजिए या जितने भी आजकल के बच्चे भी थोड़ी बहुत शरारत में साइबर क्राइम को, ऑफेंस को कमिट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग किस तरीके के मॉड्यूल्स डिजाइन कर रहे हैं जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए? क्योंकि आज अगर मैं बात करूं, एक हमारे 55 साल का अगर दिल्ली पुलिस का जवान है और एक अगर हम बात करें नया भर्ती हुआ, तो बहुत डिफरेंस है। तो मॉड्यूल्स किस तरीके से आप लोगों के डिजाइन हो रहे हैं? देखिए, जैसा आपने सही कहा, साइबर पुलिस पे काफी जोर है इस समय, क्योंकि क्राइम का ट्रेंड बदल रहा है। अब आजकल घर बैठा आदमी लोगों से करोड़ों रुपए लूट लेता है और वो रुपए लूट लेता है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं क्राइम करने की जरूरत नहीं। वो अपने कंप्यूटर पर बैठ करके और इस तरह से तमाम तरह से एक्सप्रेस करके आपको दबाव डाल के वो आपको लूट लेते हैं। ऐसे में हम अपने लोगों को, अपने जवानों को साइबर क्राइम के प्रति अवेयर कर रहे हैं। तमाम साइबर थाने खोले गए हैं,
मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो साइबर थाने के लिए पोस्टिंग की बात हो रही है उसमें भी अभी सीपी साहब ने ये बात की है जी। कि हम उनका एग्जाम लेंगे, पहले जो सक्षम लोग होंगे उन्हीं को साइबर पुलिस में एसएचओ ग्रुप में लगाया जाएगा, उनका अलग से सिलेबस बनाया जा रहा है। तो हम इस तरह तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो उस चीज को जानते हैं उनको ही वहां पे पोस्ट करें ताकि वो वहां पे अपनी डिलीवरी दे पाए। जी। तो हम बिल्कुल साइबर पुलिस की तरफ अपना जोर है और नई नई टेक्निक्स और हमारे जो इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम पैनल पे उनको लेते हैं जी। उनसे अपने लोगों की ट्रेनिंग कराते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आज की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हो सके। अभी मेरी डिस्कशन हो रहा था रचना मैम से और साइबर से रिलेटेड ही एक सवाल है। रोहित, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे। सर, साइबर क्राइम जो है इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये दोनों ही से मैं चाहूंगी कि जवाब दें। पहले शशांक जी आप जवाब दें कि अगर आपने के साथ तो हम लोगों ने भारत एक्सप्रेस ने एक ट्रैफिक की सीरीज भी पूरी की पूरी करी है, ट्रैफिक अवेयरनेस और साइबर अवेयरनेस के ऊपर भारत एक्सप्रेस ने दिसंबर के महीने में दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक विंग के साथ ये पूरी सीरीज करी है। तो रचना मैम, मैं आपसे आपका जो सवाल है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए यूनिवर्सिटी साइबर क्राइम को लेके, तो शशांक जी और जितेंद्र जी से सवाल कीजिए। नमस्ते, मैं प्रोफेसर रचना हूँ और जीआईटी में पढ़ाती हूँ और सबसे पहले उपेंद्र राय जी की वाइफ हूँ। चर्चा हो रही थी मिताली से और अभी लास्ट फ्यू मंथ्स में आपने देखा होगा कि डीपीएस आरकेपुरम और बहुत सारे स्कूलों में जो है वो एक बॉम्ब थ्रेट जो है वो निकला और हर बार हमें लग रहा था कि जैसे सच में तो बॉम्ब थ्रेट नहीं है, लेकिन मन में कहीं ये भी था कि नहीं ये बॉम्ब थ्रेट नहीं है, किसी बच्चे की करतूत है और किसी ने किया होगा। लेकिन स्कूल पूरी अपनी जो है वो कोताही नहीं बरत रहा था, सब बच्चों को बाहर इवैक्यूएट किया गया। कम से कम आई थिंक 5 या 6 बार हमारा बेटा भी डीपीएस आरकेपुरम से वापस आया। उसके बाद भी 2-3 बार थ्रेट आई और बाद में आई एम नॉट श्योर कि ये ट्रू है कि नहीं कि किसी बच्चे ने ही इसको धमकी को क्या गया था। अब मुझे पता नहीं कि इस समय वो बच्चा कहाँ है, क्या है और कैसे है। और उसने खाली मंडे टेस्ट से बचने के लिए जो है इस तरह की थ्रेट वो करता था और 2-3 बार मंडे टेस्ट नहीं भी हुआ। मंडे टेस्ट में आपको बता दूं कि डीपीएस आरकेपुरम की बहुत पुरानी परंपरा है। हम पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं मंडे टेस्ट से कि क्यों नहीं ये ट्यूसडे को करते, क्यों नहीं ये वेडनेसडे को करते, हमारा वीकेंड खराब हो जाता है। तो आज की डेट में हम सभी पेरेंट्स जो हैं या सब टीचर सभी लोग इसको झेल रहे हैं कि बच्चे आजकल कंप्यूटर पे मोबाइल में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। और अगर मुझे अपना मोबाइल सेट करना होता है तो मैं बच्चे को पकड़ा दी, बेटा मेरा मोबाइल सेट कर देना, वो फटाफट कर देता है। तो दे आर फार अहेड ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द टेक्नोलॉजी एंड डीलिंग विद ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये जो पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसीज बनाने के लिए भी, इसके अगेंस्ट पॉलिसी बनाने के लिए भी किसी मतलब बहुत ही दिग्गज टेक को ही इसमें लगना पड़ेगा, जो जानता है कि क्राइम वाला इंसान कितना आगे सोच सकता है, उससे आगे की सोच रख के हमको चलना पड़ेगा इससे बचने के लिए। और आजकल जो हम फोन पे भी सुनते हैं जो वार्निंग्स है हमें दी जाती हैं कि इससे बचिए, डिजिटल अरेस्ट से बचिए, तो वो सब चीजें भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एक बात और मैं सोच रही थी कि एआई के जमाने में जब हम अपनी इंटेलिजेंस, वो भी हजारों लाखों करोड़ों की इंटेलिजेंस जब हम एक मशीन को दे रहे हैं, तो मुझे तो बहुत फ्यूचर बड़ा डरावना सा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मशीन हमें टेक ओवर कर लेगी और हम उसके स्लेव बन के रह जाएंगे। ये समस्या जो है आपकी भी, शशांक जी की भी, सर की और मेरी भी है, क्योंकि हमारे बच्चे भी ग्रोइंग एज में हैं। क्या रेमेडीज है? और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जरा तैयार कर लीजिए आप अपना सवाल, क्योंकि अब मैं इसके बाद आपसे भी सवाल पूछने वाली हूँ, क्योंकि आप में से एक छोटा सा बच्चा था जिसने ये खुरापात करने की कोशिश करी थी। आप सबसे पहले तो अवेयरनेस और किस तरीके से बचना चाहिए और बच्चों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो जितने इस तरह के साइबर फ्रॉड होते हैं या कोई इस तरह कॉल आती है, कृपया उसे काट के एक और दोबारा आप कॉल करें। जैसे कहते ना उनका फादर बोल रहे हैं, उनका बेटी बोले, तमाम तरह की जो ये ब्लफ करते हैं ना कि मैं वो बोल रहा हूं, आप काट के अगर आप मिलाएंगे या उस नंबर पे मिलाएंगे तो वो उस नंबर से डायल नहीं आएगा। कई बार लोग नंबर वीपीएन कॉल से थ्रू करते हैं, आप ही का नंबर दिखेगा। तमाम फेक साइट ऐसी हैं जहां पे आपका नंबर डालेंगे तो उसी नंबर से कॉल आएगा, लेकिन अगर आप दोबारा कॉल करेंगे उस नंबर पे तो वहां कॉल नहीं जाएगी। तो जब भी कोई ऐसी कॉल आती है कृपया उसे काट दें। और इस तरह के तमाम इतने बार प्रचार किया जाता है कि पुलिस आपको ऑनलाइन अरेस्ट कर रही है और इस तरह से भेज रही है, तो ऐसा कोई भी सिस्टम कहीं भी नहीं है पूरे इंडिया में। किसी भी पुलिस में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको ऑनलाइन अरेस्ट किया जाए, आपको ऑनलाइन बार्गेन किया जाए या इस तरह की जो चीजें होती हैं। आप उस प्रेशर में आते हैं, ये ठीक नहीं है। तो बचने का तरीका यही है कि मैक्सिमम जिस तरह कॉल आती हैं आप उसे काटें और किसी ऑथराइज पर्सन से बात करें, पुलिस है लोकल या आपने जो हेल्पलाइन है वहां पे बताएं
किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई बार्गेन कर रहा है कि हमने एक फोटो रख ली है, तमाम लोग जिन्होंने कुछ भेजा भी नहीं है कि आपने एक वो भेजा है, आपका आधार कार्ड यूज हो गया है, आपका मोबाइल नंबर कट जाएगा, तमाम तरह के इस तरह के फोर्स काम कर रहे हैं लोग। इन सबका यही इलाज है कि आप उसको काटिए और लोकल जो अपनी अथॉरिटी है, पुलिस अथॉरिटी है, उनको उनसे संपर्क करिए, वहां पे लॉज करिए। डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये एक नई टेक्निक है, इसके मिसयूज भी होंगे, वी कांट स्टॉप। ये टेक्नोलॉजी तो आगे आएगी और हर चीज का फायदा और नुकसान होता है। आप ही की बात पे आपको बताना चाहूंगी, मेरे कैमरामैन वहां पर मौजूद हैं और वो भी साइबर ठगी का और साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए थे। शशांक, यहाँ से आपसे जानना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा, जैसा कि अभी रचना मैम ने भी बोला है कि खेल खेल में वो इस तरीके के जुर्म को अंजाम दे देते हैं और किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जद्दोजहद करी, क्योंकि बॉम्ब थ्रेट वाला मतलब इवन हम लोग भी अर्ली मॉर्निंग उठ के ब्रेकिंग न्यूज रेडी करते थे और पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करते थे कैसे बचा जाए। और जब जुवेनाइल्स इस तरीके के ट्रैप में आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी लगता है कि बहुत बड़ा सिंडिकेट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही जुवेनाइल्स को इस तरीके से ट्रैप में ले रहे हैं। एक आधा तो चलो शरारत का केस हो गया, जब रेगुलरली होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का सबब है। मेनली जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ होक्स कॉल भी होती हैं, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम लोग काउंसिल भी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप शेरना एक ही बार आता है, तो आपको हर कॉल हम लोग सीरियसली लेते हैं। वी टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली और हम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो SOPs होते हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्शन लेते हैं। बिकॉज हम लोग किसी भी चीज़ को जो बचपन में कहानियां सुनाई जाती हैं वो कभी भी सच हो सकती हैं और कभी कभी होती भी हैं। तो हम लोग के पास अगर कोई कॉल आता है, वी टेक इट वेरी सीरियसली, नंबर 1। नंबर 2, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, तो उनसे मैं यही बोलूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ना आपको, देखिए, जो पॉजिटिव साइड जाने के लिए ना बहुत एफर्ट करना पड़ता है। आपको रसातल में गिरने के लिए ना एफर्ट नहीं करना पड़ता, आप बस फ्री फ्लो हो जाइए, आप गिर जाएंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आप देश का फ्यूचर है और प्रेजेंट भी है। आपकी वजह से ही देश आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। तो जब भी चूज करने का टाइम आए ना कि इजी मनी चूज करूं या किसी अपने दोस्त को ब्लैकमेल करके थोड़ा सा पैसे मंगा लूं, उसको ऐसे कई करते हैं कुछ बच्चे कभी कभी कुछ, है ना जी। तो आपको राइट साइड ही चूज करनी है, बिकॉज ये आपका पूरा कैरियर खा जाएगा। 2 मिनट लगते हैं पूरा कैरियर तबाह होने में, पूरा परिवार तबाह होने में और पूरी सोसाइटी और देश भी तबाह होने में, कुछ नहीं पता होता। क्योंकि बहुत सारे रेडिकल एलिमेंट्स वो चाहेंगे कि आप जो है ना आप गलत तरफ जाएं और गलत काम करना शुरू कर दें और देश को तबाह करें, बिकॉज ये देश आपका ही है ना। और कल आप ही कुछ एग्जाम देंगे या फिर लॉयर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर कुछ आगे देश सेवा करेंगे। कुछ लोग जो है पॉलिटिशियन बन के देश की सेवा उस तरीके से करेंगे, लेकिन ये आपका काम है कि आप खुद तो सही रहें, आपके जो दोस्त हैं उनको भी ठीक राह पे लेके जाएं। आपको दिखता है कि हाँ कोई मेरा दोस्त है वो कुछ डिप्रेशन में रहने लग गया है। मुझे याद है, मैं जब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो कुछ दिन से वो बिल्कुल कभी एग्ज़ाम देने नहीं आया, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम देने नहीं आ रहा है, कुछ परेशान है। और हमने समझ में नहीं आया, हमने कहा कि ठीक है, पता नहीं क्या होगा कुछ, लेकिन कुछ दिनों बाद वो गायब हो गया और आज तक नहीं मिला। हमें नहीं पता, वो इसी तरीके की कॉल्स या फिर किसी ठगी का शिकार होके पता नहीं कहाँ चला गया। तो इस तरह का सबके साथ होता होगा और आसपास आपका भी कर्तव्य है बच्चों के, आप भी अपने दोस्तों का ध्यान देंगे कहीं ये गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, टीचर्स को इन्फॉर्म करें, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी है, हमारा देश है, हमारा सबका म्यूचुअल कर्तव्य बनता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। हम लोग ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, रोड सेफ्टीज, इन सब चीजों के ऊपर वो काम करती है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसके लिए वाकई मैं तारीफ करूंगी और सब लोगों को ताली बजानी चाहिए इस बात पर कि ट्रैफिक पुलिस जो है क्राइम कंट्रोल में हद से ज्यादा मदद करती है। अक्सर हमने देखा है कई लोग ये कहते हैं कि जी चोरी करी, हादसा हुआ, वो भाग गया, लेकिन उसकी जो डीप मॉनिटरिंग है वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की जाती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने वेरियस डिपार्टमेंट्स संभाले हैं और मैं CMD साहब से भी ये गुजारिश करूंगी कि वो अपना सवाल रखें। हमारी कुछ ही दिन पहले बात हो रही थी तो हम लोग स्टूडेंट्स के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर और ड्रग्स के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरीके से लोग ट्रैफिक
बाय रोड भी ड्रग्स को ट्रैफिक करते हैं, और ड्रग्स का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। इन्होंने मुझसे डीप वेब, डार्क वेब की भी बात करी थी। किस तरीके से इन चीजों को कंट्रोल किया जाए? और सर आपका सवाल। मेरा बड़ा सवाल साधारण सा है, क्योंकि क्या होता है कि क्राइम जो है, जब राम का युग था तब भी चोरों का, डाकुओं का जिक्र आता है, महाभारत में भी आता है, राजा हरिश्चंद्र के समय में भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि कभी कोई ऐसा युग था जब क्राइम नहीं था और जब दंड का विधान नहीं था। क्राइम हमेशा था। और मैं एक अपनी बात कह रहा हूं तो एक आप लोगों को छोटा सा किस्सा सुना देता हूं। जब विश्वामित्र जी राम को लेके जा रहे थे तो बड़ी मुश्किल से राजा दशरथ ने इस डर के मारे दिया कहीं विश्वामित्र जी श्राप न दे दें, लेकिन सारी डेस्टिनी अलग थी। वो क्यों लेके जा रहे थे उसके पीछे एक पर्पस था, लेकिन रास्ते में जब लेके जा रहे थे अपने आश्रम की तरफ, जहाँ यज्ञ करने के टाइम में मारीची, सुबाहु, ताड़का उनका यज्ञ भंग कर रहे थे, उनके तमाम जो असुर थे, तो राम ने पूछा कि गुरुजी ये कुछ पहाड़ की तरह रास्ते के अगल बगल चीजें दिख रही हैं आपके आश्रम से पहले रास्ते में, ये पहाड़ तो नहीं है लेकिन है क्या? तो विश्वामित्र ने कहा कि ये हजारों हजार ऋषि मुनियों के कंकाल हैं जिनको राक्षसों ने मार दिया है, और उनको दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिली, इसलिए वो सड़क के किनारे इस तरह से पड़े हुए हैं और पहाड़ जैसे इकट्ठा हो गए हैं। ये रामायण में बाकायदे जिक्र है इसका। तो क्राइम अभी भी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई भी आदमी को आप ये बताइए, जैसे अभी मेरी वाइफ ने 2 दिन पहले मुझे कहा कि एक मेड रखना है, एक एजेंट का फोन आ रहा है। तो मैंने कहा कि भाई हमारे सुरक्षा में 2-3 पुलिस वाले हैं, आप ये काम उनको दीजिए। वो उसकी साइकी, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझते हैं और वो ज्यादा अच्छा निर्णय कर पाएंगे हमारे आप से, क्योंकि उनका यही काम है, उनको इसकी ट्रेनिंग मिली हुई है। हमको आपको इसकी ट्रेनिंग नहीं है। जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर दिल्ली शहर में, या यूं कह सकते हैं कि जो सारे कॉस्मोपॉलिटन मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे इस तरह के लोग जब रखे जाते हैं हायर करके किसी एजेंट के जरिए, और 10 में से एक आध घटनाएं होती हैं, 100 में से 4-5 घटनाओं का एवरेज है। तो जो गार्जियन है, या भी बच्चे भी हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान सब हैं, कोई नया आदमी आपके घर में हेल्पर के तौर पे आ रहा है, मैं उसको सर्वेंट कभी नहीं कहता, हेल्पर कहता हूं, उसको कैसे पहचाने कि वो उसका, एक तो पुलिस बैकग्राउंड चेक करती है, वो भी बैकग्राउंड बड़ा बेसिक सा चेक होता है, लेकिन पुलिस तो चलो अपना काम करती है, लेकिन हमें कैसे एक तीसरी आंख पैदा हो, क्या क्या चीजों पे ध्यान दे जिससे कि हमारे परिवार की, हमारे जैसे हजारों लोगों के परिवार की जिंदगी पे खतरा ना आए, उनका जान माल सुरक्षा रहे। क्योंकि जीवन में आदमी 3-4 चीजों की सुरक्षा चाहता है, धन की, प्यार की, सम्मान की सुरक्षा तो चाहता ही चाहता है, तो वो सुरक्षित रहे। इस तरह की कोई बात बताएं तो मुझे लगता है सबके काम की बात होगी। मैं कहना चाहूंगा कि एक तो जो हम सर्वेंट पहले रख ले, हेल्पर जो भी कह रहे हैं आप, रख लेते हैं पहले जी, वेरिफिकेशन बाद में कराते हैं, और अक्सर काफी हद तक घटनाएं इस पीरियड में हो जाती हैं। बहुत सही कहा आपने। तो पहले तो ये देखें कि बिना वेरिफिकेशन के मत रखें। दूसरी चीज, कई बार माइनर सर्वेंट्स या हेल्पर वो लेके आते हैं, आप रख लेते हैं, और वो क्राइम है। 18 साल से पहले किसी से काम कराना फेयर नहीं है ये, तो इसमें फिर आप एक अलग तरह से आप पे क्राइम अटेक्ट होता है। तो सबसे बड़ी जो चीज है कि बिना वेरिफिकेशन के न रखें, क्योंकि निसंदेह आपने 1 हफ्ते पहले रख लिया कि चलो फॉर्म भर देते हैं, भेज देते हैं, पुलिस वहां नहीं कर पाई, थोड़ा लेट हो गया, उसी बीच वो क्राइम करके चला गया। जो 90% घटनाएं हैं वो ऐसी ही हैं। अगर उसका वेरिफिकेशन एक बार हो जाएगा और अगर ऑथेंटिक निकलेगा तो वो डरेगा, 99% डरेगा। अब बात यह है कि कई बार तो लोग जानते हैं कि हम मर्डर करेंगे तो हमें फांसी होगी, फिर भी वो मर्डर कर रहे हैं। तो जिसका मेसेरिया बना हुआ है उसको तो रोकना बहुत कठिन है, बट लेकिन हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर वेरिफिकेशन के बाद ही सर्वेंट रखें। ऑथराइज सेंटर से लोगों को लें, कोई भी लाके, हाँ सर ये हमारा पर्ची था, फोन करके दे दिया, आपने रख लिया, कुछ पता नहीं है उसके बारे में, अचानक उसका नाम भी गलत है, सब कुछ गलत है। मैं पोस्टेड था एक जगह, किसी ने ड्राइवर रख लिया अचानक, ऐसे ही 4-5 दिन उसने गाड़ी चलाई, गाड़ी लेके भाग गया वो, बाद में उसका सारा फेक था, टोटल जो उसका आधार कार्ड था, पैन कार्ड, सब कुछ फेक था। ये सब 500 रुपए में बनते हैं, 1000 रुपए में बनते हैं। तो इन चीजों के नाम पे आप विश्वास न करें जब तक वो वेरीफाई ना हो ऑन रिकॉर्ड। वेरिफिकेशन के बाद रखेंगे, किसी भी आदमी का अगर रिकॉर्ड एक बार जनरेट हो जाएगा, वो आदमी क्राइम करने से डरेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, और वैल्यूएबल चीजें घर पे न रखें, तमाम सेफ्टी जो फीचर्स हैं वो लगा के रखें। देखिए हम गाड़ी रखते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी रख ली, 10,000 का अगर उसमें हैंडल लॉक लगाना है, कोई लगाने को तैयार नहीं होता।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक गियर लॉक होता है, कोई लगाने को तैयार नहीं होता, एक चिप है, कोई लगाने को तैयार नहीं होता। ये 3 चीजें अगर लगा ली जाए तो 90% गाड़ी चोरी रुक जाएगी, 95%। कोई चोर इन तीनों चीजों को तोड़ के चोरी नहीं कर सकता। लेकिन हम ये चीज नहीं करते हैं। 20 लाख की गाड़ी खड़ी है, 10 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, सड़क पे छोड़ के चले गए। तो इतनी वैल्यूएबल चीजों को हम सड़क पे छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि तो गायब हो गई या नहीं मिल रही है। हमने क्या प्रिकॉशन लिया इतनी कीमती चीज के लिए? दरवाजे रखते हैं, कमजोर हैं, आपका लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी है, ताला लटका रखा है, आपने एक पैर मारेंगे टूट जाएगा। हमने क्या लोहे के गेट लगाया? क्या हमने जो इंटरलॉकिंग गेट होते हैं वो लगाए? प्रिकॉशन हमें भी रखने पड़ेंगे। बिल्कुल। एक और सवाल है, जैसे आपने बोला कि वो उसका सारा जो क्रेडेंशियल्स थे वो फेक थे। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है कि कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है, अक्सर नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले हैं सीता उतापुर टाइप के, वहाँ से आते हैं। अब होता है कि वो दिल्ली आ गए, तो जैसे मान लीजिए ग्रेटर कैलाश थाना है जहाँ मैं रहता हूँ GK1 में, तो क्या ये व्यवस्था है, पुलिस को एक्सेस है कि वो क्राइम कहीं और किया है तो अगर उसका वेरिफिकेशन गया तो ऑल इंडिया में कहीं क्राइम हो वो पुलिस वेरीफाई कर लेती है? देखिए, हमारा एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें आप कहीं भी कभी भी रिकॉर्ड क्राइम करेंगे जी, उस रजिस्टर नंबर 9 होता है हमारा जी, उसमें उसका प्रोफाइल मेंटेन होता है। उस नाम से जहां भी अपराध करेगा वो जी, उस रजिस्टर में उसकी एंट्री होगी, कहीं भी करे पूरे इंडिया में आकर के वहां मेंटेन होगा। और जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो वहां से आता है वेरीफाई होके। थोड़ा टाइम लगता है बाहर का अगर कोई रिकॉर्ड है, बट हो जाता है। और अगर कोई रिकॉर्ड है तो मिल भी जाता है। वी हैव द रिकॉर्ड। ये बहुत अच्छी सूचना है। इसको यहाँ बैठे सभी लोग इसको ध्यान रखें और समझें। और मुझे लगता है कि मैं अपनी श्रीमती जी को भी बोलूंगा कि भाई वेरिफिकेशन कराने के बाद ही डोमेस्टिक हेल्प घर में घुसाइएगा। बात यह है कि थोड़ा काम करने की तुरंत काम वाला मिल गया, अरे रखते हैं, ठीक है, वेरीफाई करा लेंगे। हाँ, ये बात आप अक्सर यही होता है। मैं बता रहा हूँ आपसे, हर क्राइम में 99% क्राइम में यही हुआ। आप पता करके देखिए। नहीं, आप बिल्कुल सही वेरीफाइड बोल रहे हैं। क्रिमिनल बहुत ही कम रिकॉर्ड क्राइम करते हैं, या तो भाग जाएगा। अगर आप वेरीफाई करोगे पहले भाग जाएगा। आधे लोग तो रिकॉर्ड नहीं देते, आप मांग लो नहीं साहब, अगले दिन से वो आपको आएगा ही नहीं, वो चला जाएगा, वो नहीं आएगा। जानता है कि यार वेरीफाई कराने दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि किसी का अगर ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, जानता है पकड़ा जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा मैं। वही क्राइम करेगा जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अगर वो आइडेंटिफाई हो गया 99% क्राइम नहीं करेगा। बट अगर कोई आमदा है, जैसे कहते हैं भाई अब मर्डर कर रहा है जानबूझ के आदमी कि मैं तो फांसी खा लूंगा, देख लूंगा, तो इस तरह कोई क्रिमिनल अगर है तो उससे बचना तो थोड़ा मुश्किल है। बट यस, वी कैन मेक मैक्सिमम प्रिकॉशन। नंबर्स अपने पड़ोस के यहाँ शेयर करके रखें। अलार्म सिस्टम है, कई तरह के तरीके हैं कि हम अलार्म बता दें, आपने बजल दबा दिया, बगल में पड़ोस में अलार्म बज रहा। ऐसे कई तरह के प्रिकॉशंस हैं, हम रख सकते हैं कि अगर कोई बचता है भाई तो थोड़ा सा देख लेना क्या हो रहा है। हमारे यहाँ आई ईयर्स स्कीम चलाई गई है कि पड़ोसी के माध्यम से हम जाने, एक दूसरे को शेयर करें। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, वी हैव टू टेक केयर। यहाँ पर ये बात आ जाती है कि पुलिस तो मुस्तैदी से तैनात है और आपके लिए बहुत कुछ कर भी रही है, लेकिन आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो और जो मेरी जनता वहां पर देख रही है, आपसे भी ये गुजारिश है कि थोड़ा सा अपडेट हो जाइए, अपग्रेड हो जाइए। और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्यों कोई चीज आफत आए हमारे पास, उससे पहले ही हम अपने आप में इतने मुस्तैद हो जाते हैं कि हम उस उलझन में फंसे ही ना। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर अगर आप खुद बन जाएंगे तो इस तरीके की समस्या से आप बच सकते हैं। शशांक, आपसे ये सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब बात आती है देश का दिल, राजधानी दिल्ली में जो है जरा सी कोई बात होती है तो वो सुर्खियां बन जाती हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बॉर्डर्स एरिया को भी आप लोग सिक्योर करते हैं। और हमेशा देखा जाता है कि बाय रोड ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, कई बार लिकर की तस्करी होती है और बहुत सारी चीजें, मतलब केटल्स का ले लें, ये तमाम चीजें होती हैं। कितना बड़ा चैलेंज है तमाम बॉर्डर्स को सिक्योर करना और इस तरीके की जो तस्करियां होती है उस पर पूर्ण विराम लग सके। देखिए, जैसे आपने बात कही, देखिए हम लोग अगर ट्रैफिक की इंडिविजुअली बात देखी जाए तो वी डील विद वायलेशंस। अगर नो एंट्री है तो उसमें कोई व्हीकल एंटर कर रहा है, लेकिन जैसे आप देखें कि क्रिमिनल जो है ना, हमेशा हमें पता चल जाता है कि ये गाड़ी अलग से मूव कर रही है, तो हम लोग जो है ना जॉइंट चेकिंग भी लगाते हैं। लोकल पुलिस के साथ मिलके, ट्रैफिक वाले मिलके हम लोग जॉइंट चेकिंग भी करते हैं। हम लोग ऑड आवर्स पे भी चेकिंग करते हैं। हम लोग कभी कभी, क्योंकि सब पुलिस वाले ही हैं, इट्स जस्ट ए पोस्टिंग कि आप अभी ट्रैफिक में पोस्टेड हैं, उसके बाद कल आप जिले में पोस्ट हो जाएंगे या सिक्योरिटी में पोस्ट हो जाएंगे, या फिर आप कहीं और, माना DPM में पोस्ट हो गए, दिल्ली पुलिस एकेडमी में, वहां पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ऑल आर पुलिसमैन। अच्छा, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा। आपने बोला कि एक 55 साल के जवान और एक 35 साल के जवान, देखिए जब तक
आपने जवान शब्द यूज किया, जब तक आदमी रिटायर नहीं हो जाता ना हमारा ऑफिसर, तो वो जवान ही रहता है। जी, जी। तो मैंने ये चीज देखी है कि कभी कभी ना 58 ईयर्स या 6 ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट जब होते हैं, तो उन लोग का जो एक्सपीरियंस होता है, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी में थोड़े से लेकिन वो लोग भी अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। हम उनके लिए भी ट्रेडिशनल क्राइम के मास्टर होते हैं जी वो लोग। वो देख के बता देते हैं कि हाँ सर, ये जब मैं नया नया आया था, जब नया नया मैं ट्रेनिंग में जब आया था पुलिस में, तो उन लोगों से मेरे को ज्यादा सीखने को मिलता है। मैं अभी भी सीखता हूँ, बिकॉज अगर इफ यू स्टॉप लर्निंग तो वाली बात है। तो मैंने देखा है कि जो हमारे ऑफिसर जो नए हैं वो बहुत, मुझे ऐसा लगता है जो नए हैं वो ज्यादा ट्रेडिशनल चलते हैं, और जो पुराने हैं वो ज्यादा इम्प्रोवाइज करके चीजें देखते हैं। तो वो चीज वो लोग चेक भी करते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं हम उनको भी बॉर्डर्स पे लगाएं, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस का यूज करके भी ऐसी चीजों को पकड़ पाएं। और उनको पूरी छूट होती है कि आप पकड़ भी सकते हैं और आप उनको डिटेन भी कर सकते हैं। वी गिव देम फुल फ्रीडम। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा जवाब भी चाहूंगी। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कई बार बच्चे भी कहते हैं अरे रूट लग गया, हमारा ट्रैफिक जैम की स्थिति देखने को मिल रही है, वीआईपीज को तो बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, और कई बार हमारे बच्चे हो, स्कूल टाइम का टाइम हो और कोई रूट लगे, बड़ी परेशानी होती है। तो उस पर एक जवाब। मैं पिछले 1.5 ईयर्स से जी जो रूट है ना उनको देख रहा हूँ, और जो हाईएस्ट रूट होता है देश में, मैं उसको पर्सनली सुपरवाइज करता हूँ। मैं आपको बता सकता हूं कि हमें हमारे सीनियर फॉर्मेशन से भी और हाईएस्ट लेवल से भी यही संदेश भी आता है कि आम जनता को परेशानी ना हो। मतलब अगर मूवमेंट अभी हो रही है, माना मूवमेंट अभी हो रही है, तो उसके आधे मिनट 1 मिनट पहले ही हम रूट को रोकते हैं। हम लोग डाइवर्जन करते हैं हैवी व्हीकल्स का। माना हैवी कोई बहुत बड़ी व्हीकल है, माना वो खराबी हो जाती है या फिर कोई शरारती तत्व उसमें कुछ भर के लेके आता है, तो उस चीज को हम अवॉइड करते हैं। और ये देश की इज्जत का भी सवाल है। अगर हम अपने राजधानी को सेव नहीं कर पा रहे हैं, हर अपने किसी बहुत ही गणमान्य व्यक्ति को सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तो क्या मैसेज जाएगा देश में। तो हम कोशिश पूरी करते हैं और हम करते भी हैं कि आम जनता को मिनिमम से मिनिमम प्रॉब्लम हो। स्कूल बसेस, एम्बुलेंस, कितनी बार है कि मैंने जो मेन कारकेड है उसको स्लो करवाया है, उसको रोका है और आगे एम्बुलेंस निकल रही है, स्कूल बसेस निकल रही हैं, और उस समय हम नहीं सोचते हैं कि क्योंकि हमें मैसेज क्लियर है कि एम्बुलेंस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, स्कूल के बच्चे इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो वो चीज हम करते हैं। फिर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं जानता हूं प्रॉब्लम्स होती हैं। और माना जब अगर मैं खुद रूट पे नहीं हूं और मैं नॉर्मल गाड़ी में जा रहा हूं, तो आपको यू हैव टू बी, मतलब आपको स्लो डाउन होना पड़ जाता है कभी कभी, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं, और हम ऑल्टरनेटिव रूट्स भी देते हैं। तो ये तो कलेक्टिव है, हमें देश के लिए कभी कभी कुछ करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली आप सोचें कि नॉर्मली किसी का रूट नहीं लगता है। आप सोचें कि मतलब बहुत सारे जो लोग आपके मन में मिसकंसेप्शन है, ऐसा है नहीं। शिकायतें बहुत रहती हैं पर कई लोगों को। शिकायत हम लोग, जो पुलिस है ना मैम, जो पुलिस है इसीलिए बैठी होती है, वो हम शिकायतें ही सुनते हैं, हम शिकायतों पे ही एक्शन लेते हैं। तो शिकायतें हमसे ही होंगी और किससे होंगी? आप किसी और से तो जाके करेंगे नहीं शिकायतें, हमसे ही तो करेंगे। तो जितेंद्र सर, एक ना आप शेरो शायरी बहुत अच्छी करते हैं, सेशन का वक्त भी पूरा होने वाला है, तो एक बात आपसे मैं कहूंगी और आप शायराना अंदाज में गाकर ही बताइएगा। अक्सर देखा जाता है कि कई बार आप लोग बेरुखी का जो रवैया है वो भी देखने को मिलता है, उसके बाद भी बड़े पोलाइट और विनम्र तरीके से आप जो है सारी सिचुएशंस को डील करते हैं, और कई बार पुलिस जो है वो सख्ती से भी पेश आती है। यहाँ पे मेरे दर्शक भी बैठे हैं, कई लोग मुझे जो है लाखों करोड़ों लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। शायराना अंदाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कई बार आपने 1-2 जगह अगर आप पुलिस को देखा होगा कहीं उग्र होते हुए, कई बार आपने ये नहीं देखा कि हम बड़ी बड़ी जब रैलीज होती हैं, पत्थर पड़ते हैं, गालियां पड़ती हैं, वहां भी हम खामोश खड़े रहते हैं। तो कई बार सुनना पड़ता है, जनता की आवाज है। मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा कि ये अलग बात है दिल्ली पुलिस के हर जवान के लिए, कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो दिल्ली पुलिस के जवानों को सलाम है। और जैसा सर कह रहे थे कि 58 साल 60 साल का जवान होता है, हम थकते नहीं है सर। 2 लाइनें इसके लिए भी हैं कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने कितनों का हौसला हूं मैं, और किसी हुजूम की तलाश न कर, एक अकेला ही काफिला हूं मैं। क्या बात दिल्ली पुलिस के लिए, हर जवान के लिए ये लाइन है सर।
मैं अब सीएमडी साहब से सेशन को वाइंड अप करते हुए रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज स्टेज पर आके सम्मानित करें। यूथ के लिए 2 लाइनें और सुनाना चाहूंगा। आज यूथ बैठी हुई यहाँ पे, 2 लाइनें शेयर के अंदाज में कि पांवों पे जमी सर पे आसमान लिए हूं, सीने में दहकता हुआ तूफान लिए हूं, मुझको नहीं रोकेंगी ये कमजोर बिजलियां, सूरज के बराबर का तापमान लिए हूं। तो आपकी यूथ को सलाम है, आप आगे बढ़े, अपनी ऊर्जा दिखाएं और देश के निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद। सीएमडी साहब आप भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो 2 लाइनें आपकी तरफ से होनी जो है अब जरूरी हो गई है। मैं मौके की शेरो शायरी नहीं करता। हाँ, मैं करता हूँ, लिखता हूँ, लेकिन ऐसे मौके पे कहा जाए कि भाई कोई शेरो शायरी करे तो मैं कह सकता हूँ कि शऊर सजदा नहीं मुझको, शऊर सजदा नहीं मुझको, तू मेरे सजदे की लाज रखना। ये सर झुका है लेकिन इस तरह से झुका नहीं है। तो मैं आप सबके सामने सर झुकाता हूं। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, इसीलिए ये शेर मैंने सुनाया है। सर इस झुकने पे 2 लाइनें हैं। ये संवाद ऐसे ही चलता रहेगा, ये संवाद ऐसे ही चलता रहेगा अगर त्रिपाठी सर है तो। जो झुक के आपसे मिला होगा, जो झुक के आपसे मिला होगा, उसका कद आपसे बड़ा होगा। बिल्कुल, बहुत शानदार। इन्हीं लाइनों के साथ अब मैं चाहूंगा माननीय सीएमडी सर प्लीज मोमेंटो प्रदान करें, बुके प्रदान करें हमारे मैन इन यूनिफॉर्म, जिनका जोश जज्बा वाकई काबिल तारीफ है यार। और वंसा मैन इन यूनिफॉर्म वो हमेशा ही रहता है। त्रिपाठी सर, जायसवाल सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने स्टेज पर 4 चांद लगा दिए। जब आप बोल रहे थे ना, यकीन मानिए हर कोई सुन रहा था। बहुत अच्छा वक्ता भी आप हैं, जिम्मेदारी तो आप निर्वहन कर ही रहे हैं, लेकिन वक्ता भी आप बहुत शानदार है, दोनों ही। त्रिपाठी सर, थैंक यू सो मच। मैं जान रहा हूं ये सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन यही बात है ना, जब त्रिपाठी सर है, जायसवाल सर है, और त्रिपाठी सर ने तो जो समा बांधा है सर, शानदार। और उपेंद्र सर भी आप जानते हैं, लिखते हैं, कवि हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो भी उसी गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो ये नजरिया है जिन किताबों को खुद सर ने लिखा है, हस्तक्षेप और नजरिया। लोग इन्हें पढ़ते हैं, सर को सुनते हैं, और ये खास मौका इसलिए भी बहुत ज्यादा खास हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच।